बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे सारी सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है। बात करेंगे तुर्बत की और कोयटा की, जहां पर FC चेक पोस्ट पर और FC की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 FC एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कुछ FC एहलकार ज़ख्मी भी हो गए। साथ ही साथ आज प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर बढ़ती और कंसिस्टेंट दहशतगर्दी की ये लहर के पीछे छुपी वजूहात क्या हैं, और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उस पर किस हद तक फ़ाल हैं, एक्टिव हैं और काम कर रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो सामने आती हैं और कौन सी ऐसी उनकी मेहनतें या कोशिशें हैं जो सामने नहीं आ पाती लेकिन वो कामयाब रहती हैं। लेकिन एक गौरतलब बात ज़रूर है जिस पर हम बहस करना चाहेंगे, वो है सूरत हाल डेरा गाजी खान और राजनपुर की, कच्चे के इलाके की, जहाँ पे पुलिस का ऑपरेशन जारी है। शदीद किस्म की रिटेलिएशन है। 6-7वें रोज़ में ये ऑपरेशन जा चुका है। यहाँ पर मौजूद डाकू और शरपसंद अनासर हैवी आर्टिलरी के साथ हमला करते हैं पुलिस के जवानों पर, पुलिस फोर्सेस पर, लेकिन अभी तक खातिर खा कोई कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को वहाँ से मिल नहीं सकी। इसके पीछे छुपी वजूहात क्या हैं उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ने से कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, उनके साथ मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जनरल मुस्तफ़ा सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, बलूचिस्तान की मैं चाहता हूँ हम थोड़ी सी ज़रा डिटेल में जाएँ। बलूचिस्तान के अंदर क्या स्पाइक ऐसी एक्टिविटीज़ का बढ़ रहा है, तेज़ हो रही हैं एक्टिविटीज़? अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और अगर नहीं हो रहा तो फिर ये सारे वाक़यात जो हम देख रहे हैं जिसमें जाम शहादत नोश कर रहे हैं हमारे जवान, ये क्या है सारा? देखिए, ये बार इस वक्त हम ये कहते रहे हैं कि टेररिज्म एज अ मैनेज था, उसको तो हमने उसका नेटवर्क तोड़ दिया है। लेकिन ये जो वाइट सेल्फ जिसको हम बात करेंगे बिल्कुल मुल्क से खत्म हो गया, वो कभी किसी ने क्लेम नहीं किया कि खत्म हो गया है, और रद्दो फसाद अब भी जारी है। और अगर आप गौर कीजिए तो बलूचिस्तान एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। इसमें हमारे कुछ दोस्त ममालिक भी शामिल है बदकिस्मती से, और कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल है जो हमसे दोस्त नहीं, और ख़ास तौर पे ये भारत के यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा भारत का। और मैं यहाँ पे ये भी मुझे कभी आ नहीं रहा कहने में कि अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ओवरऑल डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें थी उन पर, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को एक टारगेट बनाया हुआ है। बलूचिस्तान में देखिए हुआ हादसा ये कब हुआ, ये चीफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर थे और प्राइम मिनिस्टर आज पहुँचे। तो ये दुनिया को ये बताने के लिए कि जहाँ पर आपका चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि बलूचिस्तान सेफ नहीं है। अगर बलूचिस्तान सेफ नहीं है तो पाकिस्तान ओवरऑल अगर हम ये समझते हैं कि सेफ है तो भी हमारी गलतफहमी है। फिर बलूचिस्तान में एक गवादर एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे लोगों की नज़र है, और बहुत सारे लोगों को ये बहुत तकलीफ है कि गवादर जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो गया हुआ है और बहुत हैवी शिफ्ट जो वहाँ की डॉक करना शुरू कर दिया वहाँ पे उसने, और इसके बाद इस इलाके में जो बढ़ती हुई मुआशी सरगर्मियाँ हैं और जो लिंकेजेस रोड्स के अभी और नए अभी जो रिसेंटली इफ्तिताह किया गया है, अगर ये सारे इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो बलूचिस्तान के अंदर जो छुपे हुए एलिमेंट्स हैं जो ऐसी जगहों पर जो पहुँच से पहले बाहर थे वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं लोग सारे। दूसरा जो बलूचिस्तान में काम जो एहसास से महरूमी था वो अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो रहा है, और ये जब ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी तो और ज़्यादा दूर होगा इससे। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी पसंद नहीं है सिवाय पाकिस्तान। ठीक है, मैं सर इसकी ना डिटेल में जाता हूँ और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम इसको टेक्निकली भी डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले मैं जनरल नईम की तरफ जाना चाहता हूँ। जनरल साहब, मोर और लेस हम ज़ाहिर है जो जनरल मुस्तफ़ा कह रहे हैं उनकी बातों से एग्री करते हैं। आप ये बताइए कि क्या हमारी फोर्सेस इन सारी सूरत हाल से डील करने के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं हैं? अगर वो तैयार हैं तो ऐसे वाक़यात का हो जाना यकीनन शहरियों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, जो वहाँ पे आम लोग रचते हैं, बसते हैं, जो रोज़गार अपना तलाश करने के सारा दिन घरों से निकलते हैं। जब इस किस्म की सिचुएशन हो जाती है तो उस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज़ हमारी क्या कहीं किसी मसले का शिकार है या किसी मसलहत का शिकार है? जी, मेरा ख्याल है कि किसी मसलहत का शिकार नहीं है और ना ही कोई बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं अगर आपको ये बताऊं कि
आपका मुकाबला किन फोर्सेस से है तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर 10 जो उनके एफर्ट्स हैं या अटेम्प्ट्स हैं वो फॉइल कर देते हैं, उनका ज़्यादा जिक्र नहीं होता, पता नहीं चलता, ज़्यादा खबरों में नहीं आता। जो जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं वो खबरों में आ जाती है लिहाजा। लेकिन इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि और हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। लेकिन जो असल बड़ा अच्छा कवर किया जनरल साहब ने, मैं आपको 2 बड़े पॉइंट बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के जो इस वक्त वो वहाँ पर थोड़ा सा जो मसले चल रहे हैं उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उससे है। लेकिन ये जो आपको हालिया स्पाइक नज़र आ रही है, अच्छा वो जो फोर्सेस की मैं बात कर रहा था जिनका आपके साथ मुकाबला है, CIA, रॉ, NDS और ये जो इनकी है इजराइल की मुसाद, इनसे आपका मुकाबला है। तो मेरे भाई अगर कभी ऐसा हो जाए तो साफ ज़ाहिर है कि आपकी भी एक अच्छी इंटेलिजेंस है, लेकिन आप तन्हा उनसे लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके दोस्तों की ख्वाहिशात आपके साथ है, नेक ख्वाहिशात, लेकिन आपकी कोई मदद ज़्यादा करने के पोजीशन में नहीं है। बल्कि थोड़ा सा इंडिया दिया जनरल साहब ने कि कुछ हमारे अपने दोस्त जो हैं वो भी कोई उनके भी और ही किस्म के तेवर, उनका नाम नहीं हम लेते। बात यह है कि जो अभी स्पाइक है इसका ताल्लुक उस इनकार से है जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका को किया है, और वो आपको मालूम है, आपके नाज़रीन को मालूम है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम इस पर काबू पा लेंगे, और इसमें वही टाइम लगेगा जितना वक्त के अफगानिस्तान को सेटल होने में लगेगा। और ये जो अमेरिका जाते जाते अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर कायम करना चाह रहा है, जब तक वो थोड़ा सा और कम नहीं हो जाता, उसका कोशिशें जो नाकाम नहीं हो जाती, तब तक हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को तो मैं मानता हूँ कि हमें और अपनी चीज़ें इस तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किन फोर्सेस के साथ हमारा मुकाबला है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इस वक्त स्पाइक आने की क्या वजूहात हैं। ठीक है, ठीक है। मैं सर थोड़ा सा ज़रा इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनरल मुस्तफ़ा से मैं जानना चाहता हूँ, जनरल साहब ये बताएं कि एक अनअनाउंस्ड बट एविडेंट एक पैराडाइम शिफ्ट अगर तो ये है जो पाकिस्तान ले रहा है या लेने जा रहा है, दैट इज़ द रिलेशन टूवर्ड्स ईरान एंड रिलेशन टूवर्ड्स इराक। इन दोनों जानिब, स्पेशली ईरान की जानिब, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या पाकिस्तान का झुकाव जो है वो ख़ासा बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। क्या पाकिस्तान को इस जानिब बढ़ना चाहिए, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2, अगर बढ़ना चाहिए तो क्या इस किस्म के वाक़यात उसका रिएक्शन या उसकी रिटेलिएशन है जिसकी सूरत में हम इनको होता देख रहे हैं? देखिए, ईरान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं ये मद्देनज़र का शिकार तो रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर देखिए तो ईरान के साथ पाकिस्तान हमेशा से एक खास लेवल पर हमारे ताल्लुकात रहे हैं, और ये कुछ अरसा डिप में आए हैं ये, और अब कुछ अर्से की जो कोशिशें की जा रही हैं जिसमें मिलिट्री और सिविल दोनों गवर्नमेंट्स ने, दोनों लोगों ने मिलके, दोनों हिस्सों ने मिलकर काम किया है इसने। तो ईरान के साथ देखिए ताल्लुकात पाकिस्तान के क्यों ना बेहतर हो। मैं ज़ाती तौर पर आज से नहीं कई सालों से ये बात कर रहा हूँ कि ईरान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुकात का बहुत ज्यादा बेहतर होना दोनों मुल्कों के मफाद में तो है ही, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इस खित्ते में, खास तौर पर मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब पिछले दिनों खबरें आई थी कि MBS साहब ने फ़ोन किया है और बात हुई है इनकी, उनका ये बयान भी आया था कि हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। तो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात और बेहतर कराने के लिए और कौन कर सकता है इसमें काम कर सकता है? पाकिस्तान के सिवा और तो तुर्की के सिवा और तो कैसे लोग नहीं है, खासतौर पर अमेरिका तो कभी इनकी मदद नहीं करेगा इस चीज को। नंबर 2, ईरान खुद भी इस बात को समझ गया है, और देखिए कि जब से ये ईरान को इस बात समझ आना शुरू हुई है तो जो मिडिल ईस्ट में खास तौर पे यमन में जो मसाइल थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, और ये एक पाकिस्तान की नेसेसिटी भी है। और पाकिस्तान को कई दफा भी पहले बात कर चुका हूँ, हमें सऊदी अरेबिया को ये बात समझाने की जरूरत थी, और मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया की बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात सऊदी अरेबिया की कॉस्ट पे कभी नहीं हो सकते। ये सऊदी अरेबिया को बात अल्टीमेटली समझ आ गई है। लेकिन सर सऊदी अरेबिया और ईरान ये आपस में भी तो ताल्लुकात बेहतरी के हवाले से आप देख रहे हैं कि गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, इराक के अंदर डायलॉग्स हो रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो बेहतरी की ताल्लुकात जो बेहतरी आ रही है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रोल है, यकीनन बड़ा पॉजिटिव रोल है।
और इसी सिलसिले में शायद फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इराक गए हैं और जाके वो मीडिएशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और इसमें बड़ी अहम ये है कि ईरान से बेहतर ताल्लुकात का मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान सेटलमेंट में हम दोनों एक तरह से आगे बढ़ सकते हैं इससे। नंबर 2, चीन का जो बढ़ता हुआ सूखा ईरान के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चीन लेके आ रहा है। चीन ऑलरेडी रोड रेलवे के साथ लिंक्ड है ईरान के साथ, $400 बिलियन होते हैं। तो चाबहार और जिस तरीके से ग्वालियर की हम बात करें सिस्टर पोर्ट्स हैं, तो ये दोनों पोर्ट्स मिलकर ईरान का, पाकिस्तान का, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का और दूसरे ममालिक का बहुत भला कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं इस पॉइंट को यहीं से कैरी करता हूं, लेकिन जनरल नईम से मैं चाहता हूं इस पे कमेंट लूं। जनरल नईम, ये बताइएगा सर कि चाबहार और गवादर के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि स्ट्रेटेजिकली की जियोग्राफिकली भी ये दोनों लोकेशंस ऐसी हैं कि अगर ये फुल थ्रॉटल काम करें तो इस पूरे रीजन, इस खित्ते से, इस बेल्ट से, इन कंट्री से बहुत सारा रेवेन्यू और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनिशिएट की जा सकती हैं। अब आप ये जानते हैं कि चाबहार वाले मामले में, ईरान वाले मामले में भारत ने खासा रोल प्ले किया और उसकी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट और काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर रह चुकी है। क्या पाकिस्तान अगर ताल्लुकात बेहतर करने जाता है ईरान से, तो इस किस्म की इंसर्जेंसीज जो पाकिस्तान में स्पेशली बलोचिस्तान के अंदर हो रही हैं, ये क्या उसी की रिटेलिएशन के अंदर है ताकि वहाँ पे एनार्की फैले, कोई मसला फैले, वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, ताकि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अदर दैन चाइना वहाँ पर ना आ सके? एक शख्साना तो यही है, और सब ये इसके पीछे फोर्सेस वही हैं जिन 4 का मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि एक तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, और दूसरा ये जैसे आपने कहा, पहली बात तो ये कि आप जानते होंगे कि चाबहार और ग्वादर गो के ये बिल्कुल करीब 2 पोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें फ़र्क बहुत है। ग्वादर इज़ फार सुपीरियर पोर्ट, इसकी टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाते। ग्वादर में जिस टनज के, जिस साइज के जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं वो चाबहार में नहीं हो सकते, लेकिन चाबहार और ग्वादर एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री पोर्ट्स बन सकती हैं अगर इनके दरमियान में एक अच्छी फास्ट हाईवे बना दी जाए। तो कुछ छोटे जहाज उधर लंगर अंदाज हो सकते हैं, बड़े इधर हो सकते हैं, आपस की चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि ये पूरे खित्ते का जो है इसकी शक्ल ही बदल सकती है, और ये ही वजह है कि जिसमें काफ़ी सारे लोगों के इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, जैसे आपने खुद थोड़ा सा इशारा किया, ये जो कुछ हो रहा है ये वाकई उस फैसले के नतीजे में है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने सारे प्लसेस और माइनस देखकर अपना फैसला किया है कि हमारी लॉन्ग टर्म और जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं वो कहाँ पर हम क्या करें तो वो ज़्यादा उनके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान का फैसला सही है। थोड़ा सा हमें इस मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर ये बताएं कि अरब कैंप की नाराज़गी हम झेलने की पोजीशन में हैं या नहीं है, क्योंकि पैसों भी तो ज़्यादा चाहिए होंगे ना, उससे भी मामला चल रहे हैं। जी, तो उसको आपने कंपेयर करना है ना कि फिर आप सीपैक कॉम्प्रोमाइज़ करने की और चीन के साथ नाराज़गी के मुकम्मल हो सकते हैं या नहीं। तो आपको जब फैसला करना पड़ता है तो बातों का बैन आप नहीं चल सकते। डिप्लोमेसी का बेहतरीन तो यही कहते हैं कि सबके साथ बना के रखो, बातों मेरे भाई ये मुमकिन नहीं होता। जनरल मुस्तफ़ा सर, मैं इसी पे कमेंट लेना चाह रहा हूँ। जनरल मुस्तफ़ा सर, इसका दूसरा मतलब ये है कि क्या अमेरिका और अमेरिका की जो नई क़यादत है, हम उससे कोई नाराज़गी लेने जा रहे हैं मोल, अगर हम ईरानी और इराकी कैंप के साथ या रशियन या टर्क्स को भी इसमें इस 5 कंट्रीज़ के जॉइंट वेंचर में शामिल करते हैं? तो सबका हमसाया है, हम उनके साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन ना पाकिस्तान ने पहले कभी की है, ना पाकिस्तान अब कर रहा है, ना ही पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर्स हैं वैसा कभी सोचेंगे आइंदा के लिए भी। लेकिन having said that, जिसका भी नईम भी बात कर रहे थे, बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अगर चूज करना पड़ गया तो ऐसा वक्त आता है कि पाकिस्तान को चूज करना पड़ता है दिस और दैट, तो फिर पाकिस्तान ने फैसला अपना कर दिया हुआ है। अमेरिका को भी इस चीज का पता है। और दूसरी चीज जो बड़ी बहुत अहम है कि अमेरिका की नाराजगी पाकिस्तान को डुबो नहीं देगी, ताकि हमें इस खौफ से निकले इससे बाहर। अमेरिका ने पिछले 20-30 सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 1% पाकिस्तान को नहीं दिया। पाकिस्तान को जो देना चाहिए था, जो हमारा कोऑलिशन सपोर्ट फंड थी, दूसरी मदद देनी चाहिए थी, वो अमेरिका ने नहीं दी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, अमेरिका ने कुछ मदद नहीं दी हमारे। उसके साथ ताल्लुकात के बिगाड़ के बगैर भी अमेरिका को भी पता है, पाकिस्तान को उसका भी पता है। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की वजह से क्या अरब दोस्त हमारे नाराज हो जाएंगे हमसे? अरब दोस्त भी अब ये बात समझ गए हैं कि अमेरिका की ताकत आज से 10 साल पहले थी
आज वो नहीं है। अमेरिका अगर अफगानिस्तान से निकल रहा है और चीन ने अमेरिका को एक तो फार ईस्ट में, फिर रूस ने उसको यूरोप में, और मिडिल ईस्ट में देखिए कि अब जब ये पैलेस्टाइन का मसला बना तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बन गई थी। यकीनन क्योंकि अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए जो लोग खड़े हुए थे, जो मुल्क आ रहे थे, उनकी पब्लिक ओपिनियन भी वो व्यू पॉइंट लेने को तैयार नहीं थी। तो अमेरिका इज अ पावर इन द डिक्लाइन, इट विल टेक टाइम। लेकिन पाकिस्तान को उसके साथ बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं फिर वाजे करते चलूं कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से डरने की कभी जरूरत नहीं रही। हमने आखिर एटमी धमाके भी तो किए ना। अमेरिका को कितना ज्यादा उसको जो कुछ पाबंदियां पहले तो पाकिस्तान पे पहले भी लगाई उन्होंने। America is a power on decline. On decline. General Naeem, do you agree with this? If you agree, then which power is on the rise? Chinese? पहली बात मैं तो ये समझता हूँ कि वो डिक्लाइन जो है अमेरिका की इतनी जल्दी नहीं होने की, वो इसमें टाइम लगेगा। आज भी वो सुपर पावर है और मेरा ख्याल है कि चीन को उसका मिलिट्री मुकाबला करने के लिए अभी कुछ टाइम दरकार है। ये चीन, रूस और चीन मिलकर राइज कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। जो आप मिडिल ईस्ट के बारे में बात आपने की और जन साहब ने भी इसको थोड़ा सा कवर किया, आप ये बताइए दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसने ये ऐलान किया है कि हम मक्का और मदीना और सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे? अगर उसके बावजूद आप वो समझते हैं, और मेरा ख्याल वो ये बात समझ गए, एक तो ये कि अमेरिका उनके तरफ से भी ऐसा ऐसा हाथ खींच रहा है, उनको भी पता है कि कल पाकिस्तान की उनको अशद जरूरत पड़ेगी। तो वो जो खदशा है ना कि भी वो हमारे बंदे वापस कर देंगे और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने का इंशाल्लाह। जो पाकिस्तानियों का जज्बा है सऊदी अरब के लिए, वो सऊदी अरब दुनिया में किसी और से हासिल नहीं कर सकता, और इस चीज़ का उनको अंदाज़ा है। तो ये एक बात बड़ी अच्छी की है जनरल साहब ने, मैं उसकी तायद करूँगा। जिस दिन हमारे दिल और दिमाग से ये खौफ ख़त्म हो गया कि यार हमारे तो इकोनॉमी के घुटने लगे हुए हैं और हमें तो ये ब्लैक लिस्ट कर देंगे और हमारा ये हो जाएगा, हमारा हशर हो जाएगा, जिस दिन आप इस खौफ से निकल जाएंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से रॉकेट की तरह आप तरक्की करेंगे। और ये खौफ मसनूई है और ये हमारे दिनों पर डाला गया है। जिस दिन हमारी लीडरशिप इससे निकल गई, आप देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ जनरल खालिद लोधी साहब मौजूद थे। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बनवारुल्लाह काकड़ साहब। वेलकम टू द शो सर। बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी के वाक़यात रिसेंटली हुए, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तुर्बत के अंदर वाक़या हुआ, कोयटा के अंदर वाक़या हुआ, FC के अहलकारों को निशाना बनाया गया। अनसर्टिनिटी कोयटा के अंदर मौजूद है और सिलसिले वो बम धमाके रिसेंटली जो हुए वो हों या ये हों, सर व्हाट इज़ गोइंग ऑन? चीज़ें क्या कंट्रोल में नहीं आ रही या कंट्रोल में हैं और इक्का दुक्का वाक़यात हैं जो हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, चीज़ें ऐसे कंट्रोल में तो यकीनन हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता कोई कंप्लीट क्याओस की तरफ चला गया है, या बलूचिस्तान में कोई एक सिविल यूनियन काउंसिल भी ऐसी है जहाँ पर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन्होंने कोई कंट्रोल उनके हाथ में, ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन सर आर्मी चीफ की, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर इस किस्म के FC पे हमले होना यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो इंडिकेट करती हैं, रिटेलिएशन मोड को इंडिकेट करती हैं, जिस किस्म की रिटेलिएशन। देखिए ये आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेजेंस यहाँ पे थी उससे एक दिन पहले के वाक़यात हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, वो यहाँ मौजूद हो या ना हो, ये इसका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि बहरहाल सिक्योरिटी की सिचुएशन वैसे बेहतर होनी चाहिए, चाहे कोई हमारे सरबराहान वो फ़ौज के हों या हुकूमती सरबराहान हो, उनके साथ जुड़ना नहीं चाहिए, मुंसलिक नहीं होना चाहिए। जो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो रीजन में जो सिचुएशन चल रही है, अफगानिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और वहाँ पे जो स्पॉयलर्स हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह आपको भी डिस्टर्ब रखा जाए। आपकी जो सॉफ्ट वैल्यू उनको नज़र आ रही है वो ये स्क्रिमिशेस, छोटे छोटे अटैक्स करवाने बलूचिस्तान में ये कैपेसिटी है अभी तक उनके पास। मैं ये तस्लीम कर रहा हूँ कि वो मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं हुआ। आना 1, 2, 4 पोस्टों को अटैक कर देना, वहाँ पे कुछ शांति हो जाना, जाहिर है उन ख़ानदानों के लिए तो ये उसके लिए कोई नेमल बदल उनका नहीं है।
लेकिन रियासत के पैराए में ये जो अटैक्स हैं कोई बहुत बड़े नहीं हैं। ये ऐसे नहीं है कि इसे खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर कोलैप्स होने जा रहा है, लेकिन हमारे वायलेंस की जो मैनेजमेंट है उसकी सतह ऐसी होनी चाहिए कि ये वाक़यात भी ये ना कर सकें। ये नया चैलेंज मेरे ख्याल में इमर्ज हमें होकर सामने आ रहे हैं पिछले 10-1 लेकिन सर जो ऐसे वाक़यात हैं ये कंसिस्टेंसी से हो रहे हैं। आपको याद होगा आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जब ये ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल कंसिस्टेंसी का मैं तस्लीम करते हुए मतलब आपको ये अर्ज करता चलूँ कि ये 2, 3, 4 के ग्रुप होते हैं और ये स्लीपर सेल्स के तौर पर सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेशन इनकी हुई होती है, वहाँ मौजूद होते हैं और सरप्राइज का एलिमेंट इनके पास होता है और उस सरप्राइज के एलिमेंट के साथ ही हमारे फोर्सेस को अटैक करते हैं। इसका रिस्पांस IBOs है कि आप भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें और वो सरप्राइज का एलिमेंट का इनिशिएटिव अपने हाथ में रखें। आपके पास क्वालिटी इंफॉर्मेशन हो, क्वालिटी रिकॉनेसेंस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो इसके इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जंग लड़ी जा रही है। जाहिर है आप ये 2-4 लोगों के पीछे को पूरी फौज या पैरामिलिट्री या सी तो लेके नहीं जा सकते। तो मेजर चैलेंज जो है ना ये इंटेलिजेंस रिस्पांस का ही है और मेरे ख्याल में अब तक काफ़ी रिस्पांस किया भी है। बदकिस्मती से कुछ जगहों पे जब उनकी कामयाबी होती है वो मीडिया वैल्यू भी है, उसकी न्यूज़ वैल्यू भी है, मेरे मतलब कहने का मकसद है, और वो न्यूज़ की जो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी वजह से उसकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो हमारे आउटफिट्स, इंटेलिजेंस आउटफिट्स से 10 या 20 अटेम्प्ट्स इनके फॉइल करते हैं, उसकी चूंकि न्यूज़ वैल्यू नहीं होती इसलिए उसका पता भी नहीं लगता। ये एक चैलेंज है हमारे पास ऑप्टिक्स का भी और परसेप्शन मैनेजमेंट का भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद थे आपके वक्त का। जनरल मुस्तफ़ा, थोड़ी सी गुफ्तगू सर मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी टेक्निकल हवाले से हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि अब डेरा गाजी खान में सर राजनपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशंस आप जानते हैं 6 रोज़ से 7 रोज़ से 8 रोज़ से जारी हैं, जो अभी रिसेंटली वहाँ की मकामी पुलिस या फोर्सेस कर रही हैं। ये बताइए सर, सबसे पहले तो अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें, टेक्निकली देखें, तो क्या हमारी फोर्सेस के लिए ये नामुमकिन हो चुका है कि वो कोई भी ऐसा एरिया क्लियर ना करवा सकें, वहाँ पे पेनिट्रेट ना कर सकें? क्या हमारे पास इतने हथियार नहीं हैं? हम कहाँ पे मार खा रहे हैं और ये जगह किस तरह इतनी फ्लॉरिश कर गई? देखिए हम ये मार्शल से कहा जब से हमारी पॉलिटिकल विल होती गई है इसमें। आपको याद होगा कि 90s में सिंध में लूट पड़ी थी तो आर्मी ने विद इन नो टाइम सिंध को साफ कर दिया था। और उस वक्त की मुझे एक ब्रीफिंग याद है, मेरे दोस्त ने गाजी जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज साहब तशरीफ ले गए थे वहां पर, तो पहली ब्रीफिंग में उन्होंने जो लिस्ट दी थी पथारेदारों की, उसमें टॉप पे नाम था उसको चीफ मिनिस्टर जितने सिंध के नून लीग के उस वक्त की। बट पॉइंट ये है कि ये अगर तो सियासी सरपरस्ती ना हो और सियासी सरपरस्ती की वजह से पुलिस को वहां पे एक्टिव ना होने दिया जाए, सिस्टम को ऑपरेट ना होने दिया जाए, तो फिर तो जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं पुलिस वगैरह की उनके बस में नहीं है। आपने शायद एरिया नहीं देखा हुआ, मैं इस एरिया में काफी फिरा हुआ हूँ। यहाँ पर पुलिस हमारी ओवर द ईयर्स, अगर आप फिर आपको याद हो पंजाब में जब ये एक दफा पंजाब पुलिस गई थी डीजी खान चंद साल पहले नवाज शरीफ साहब की वफात थी, तो पुलिस का हाल क्या किया था उस वक्त। फिर पाकिस्तान फौज को जाना पड़ा था उन पुलिसों को छुड़वा के निकालने के लिए। उस वक्त की गवर्नमेंट तब भी रिलक्टेंट थी कि ये ना जाए, वहां पे फौज ना जाए। तो सर ये क्यों रिलक्टेंट है, क्या वजह है? हमें वो चीजें बताएं ना, रीजंस बताएं इनकी, जो पॉलिटिकल आशीर्वाद है क्यों है? ऑफ कोर्स अगर पॉलिटिकल आशीर्वाद ना हो, पॉलिटिकल बैकिंग ना हो और उनकी वजह से आपने पुलिस को इतना ज्यादा निकम्मा ना कर दिया हो और आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे काम ना करने दी जाए वहां पे, और ये मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने जत्थे बना के वहां पे ना रखे हुए हों, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कितनी देर ठहर सकते हैं? आप आज सियासी तौर पर अगर आप अपने फैसला कर लेते हैं आज, तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान फोर्सेस के बस से बाहर नहीं है कोई ये चीज। क्योंकि स्टेट के साथ लड़ने की इन लोगों में किसी की ताकत नहीं है, जिस स्टेट ये फैसला कर लेती है। बदकिस्मती ये है कि हमने हमेशा यहाँ पर
बदकिस्मती ये है कि हमने हमेशा सर स्टेट सियासत को तरजीह दी। सर स्टेट कैसे लड़ेगी जब स्टेट के पास वो वेपन्स ही नहीं है, वो हथियार ही नहीं है जैसे लड़ना है। आप स्टेट के इन एहलकारों की वीडियोस देखें, आपने भी देखी होंगी जो मंजर आम पर आ रही हैं, वो रो रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं कि जी हमारे पास आप वेपन्स देखें, हमारी बख्तरबंद गाड़ियाँ देखें, हमारे रिसोर्सेज देखें, हमारे मसाइल देखें और उनके वसाइल देखें आप। तो स्टेट की विल इज़ इनफ व्हेन यू डोंट हैव वेपन्स टू फाइट। ये मैं से बात कर रहा हूँ, सिंध को किसने रोका है कि वो लगातार इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर रही? वो क्यों नहीं कर रहे वो लोग? सिंध अपने, क्योंकि जब से आपने लॉ एंड ऑर्डर प्रोविजनल सब्जेक्ट बन गया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट को तो आने ही नहीं देते। सिंध का आपको याद है कितना मसला बना रहा हमेशा से कि रेंजर्स कराची की हद तक तो ऑपरेट कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। हाँ जी, फिर एक्सटेंशन होती रही उनके क्यों नहीं क़याम के जाएंगे लिए। वो? क्या मसला है? क्यों नहीं जाएंगे वो? क्या टेररिस्ट के लिए आपने ये कोई टेरिटरी मुकर्रर कर दी गई है? क्या उनके साथ को मायदा हो गया कि इससे बाहर वो काम नहीं करेंगे? पंजाब में मैं आपको मिसाल दे दी आपको। मसला वो नहीं है कि हम, आप यही जो हमारी पुलिस है इसको आप प्रॉपर हथियार दें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर लेके जाएं आगे। फौज ने कई दफा इनके साथ कोशिश की है, ये खुद करने को तैयार नहीं है, आपकी सिविल गवर्नमेंट्स करने को तैयार नहीं है। और इसमें पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट का कसूर है और सिंध में तो लगातार पीपल्स पार्टी आज से नहीं कई साल से ये कर रही है। और वहां पर बड़े बड़े जो नामी ग्रामी सियासतदान हैं उनके ये पालतू है लोग। अगर उनको आज पीछे हटा दिया जाए, आप ये देखिएगा कि विद इन नो टाइम सब सेटल हो जाएगा सर। ये कितना बड़ा मसला है ये मसला। अच्छा सर, अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ज़रा टेक्निकली भी बताइए कि जो ये लोग हैं, पहली तो चीज़ ये बताएं कि ये लोग ज़रा मकामी हैं, पर ये हैं कौन लोग और ये क्या इतने ट्रेंड हैं कि ये फोर्सेस को रिस्पॉन्ड कर सकें और फोर्सेस के साथ लड़ सकें? और अगर ये इस तरह ऑपरेट करते हैं तो ज़ाहिर है वो किसी एक तरबियत के बगैर ऑपरेट करना मुश्किल लगता है। तो ये क्या लेयर्स के अंदर काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं? क्योंकि पुलिस वहाँ पर बुरी तरह नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इनकी जो इंटेलिजेंस है ना, ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी आपके जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो पुलिस है या इनकी स्पेशल ब्रांच है, इनसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो इसलिए वो इन सब का हिस्सा है। काफी लोग आपको मिलेंगे ऐसे जो इन्हीं पुलिस फोर्सेस से इंटेलिजेंस में बैठ के, इसी सिविल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में बैठ के उनको मुतला करते रहते हैं। उनके पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास असला कहाँ से आया। असला इनको ले जाने के लिए आपको अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती रही है। यहाँ पर एट वन टाइम ये भी खबरें मिलती रही हैं कि यहाँ पर जो बड़े जो टेररिस्ट अब तो खत्म हो गए, वो यहाँ से तरबियत यहाँ पे देते रहे लोगों को। और इसी चीज ये है कि अगर आपके मुल्क में जो गन फैलाने वाले लोग हैं, जिससे इससे पहले सेगमेंट में इन्होंने बात की, वो लोग इनको ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके दे रहे हैं ट्रेनिंग, इनको सब दे रहे हैं इनके पास। तो इनको तो जो भी इमदाद चाहिए वो मिल रही है, इनको खाना मिल रहा है, इनको रहने के लिए जगह, वहाँ प्रोटेक्शन उनको है, इंफॉर्मेशन उनके पास लेटेस्ट मिल जाती है, उनको वेपनरी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए लोग जो मुख्तलिफ पैकिंग इनको है वो कर रहे हैं इसको आपको। तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। ये काम इसलिए मुश्किल काम है कि आपकी सियासी जो पार्टीज हैं वो तैयार नहीं है रिस्क लेने के लिए। मैंने आपको मिसाल सिर्फ इसलिए दे दी, वो जो मैंने 90s की थी, कि ये लेवल था उस वक्त भी पोलिटिकल जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इनकी, जो हमारे जो सो कॉल्ड डाकू कह रहे हैं आप, तो कोई मुश्किल नहीं है। सर देखें, सिंध के अंदर तो इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वो कई दहाइयों से वहाँ पर बैठी है और चलाती आ रही सारे मामला। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इस खत्ते या इस बेल्ट के अंदर जो है ये पार्टी आज फैसला कर लेती है और वो बजाय इसके कि हर चीज़ में रोड़े अटकाए और शोर में चढ़ना शुरू कर दे, वो खुद इस बात को पाकिस्तान फौज को रिक्वेस्ट करें। वो लोग पाकिस्तान फौज जाके इसको क्लियर करने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इसमें उनको रोड़े अटकाने नहीं दिया जाए इसको कुछ। लेकिन सर ये जो इतनी सेफ हेवन्स हैं, जो इस किस्म की जगह हैं, ये बनाना यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी इंडिकेशन करता है। फॉर एग्जांपल कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मिलिट्री विंग हो सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इनडायरेक्ट मिलिट्री विंग हो सकता है जिसके ज़रिए वो इस किस्म के हेवन्स बनाए। आई मीन उनको क्या फ़ायदा, वो क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो डेमोक्रेसी के लिए काम कर रही हैं और वो पॉलिटिक्स कर रही हैं अपनी। व्हाई वुड दे हैव इट? भाई पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का यही तो मसला है, जत्थेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं आपका माशरा भी, लोग भी बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। आप देख लीजिए, जो उठता है जत्थे की सूरत में जाके जिसको चाहता ब्लैकमेल कर लेता है, और इसमें हमारे शहरों के लोग शामिल है। वकील देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, जो भी ये कर सकता है ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट।
और गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो रही है स्टेट को। मैं फिर देखिए डर, मैं फिर आपसे बात करूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे तजुर्बा है। इन डॉक्टरों से डील करना इतना मुश्किल काम नहीं, जितना बना दिया गया है। इसलिए देखिए इनको जो आप कह रहे हैं ना, ये पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, पंजाब में नून लीग की हुकूमत रही है 10 साल, अब ये आ गई, पीटीआई वाले आ रहे हैं, तो ये सारे अगर इनके आज फैसला ये कर लेते हैं और ये कह ओपन हैंड्स ऑफ है इनका टोटली कि भाई वी आर नाउ, इनको खत्म कीजिए, हमारी जान छुड़ाइए इनसे, इसमें सियासी फिक्र भी इन्वॉल्व होंगी, उनकी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी इनको। अगर ये तैयार हो जाए तो मसला नहीं है इतना बड़ा। इनके मिलिट्री विंग ऐसा बात नहीं मैं कर रहा था, मैं बात ये करता हूँ कि चंद जो हमारी सियासत का ज्यादा दारोमदार लोगों को इंटिमिडेट करके लोगों को डरा के वोट लेने वाली बात है, इसलिए उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं और ये लोग अवेलेबल हैं उनके लिए। सर इनको फंडिंग जो फंडिंग मिलती है वो आपके ख्याल से सिर्फ लोकल फंडिंग से ही चल रहे हैं या कोई फॉरेन फंडिंग का या फॉरेन एलिमेंट का भी इसमें शामिल होना मुमकिन तौर पे हो सकता है? देखो मुमकिन तौर पे ये हो सकता है। मैंने पहले आपसे कहा ना कि इनको तरबियत, इनको हथियार देने के लिए अब भारत को क्या तकलीफ है कि इनको ट्रेनिंग ना दे? भारत को क्या तकलीफ है कि इनको अगर वो बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स को कहीं ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इन्हीं को इस्तेमाल करें इसके पीछे बैठ के। उनके एजेंट तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं ना भारत के, वो भी इनको और सपोर्ट कर सकते हैं, इनको करते हैं वो इनको सारा। तो ये भी इन दैट सेंस अगर आप देखिए, इसको भी आपको वैसे ही डील करना पड़ेगा जैसे आपने इस मुल्क में टेररिज्म के खिलाफ काम किया है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल थॉट आउट, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। और इसमें ये ना हो कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं जा सकते, दादुर डिस्ट्रिक्ट से आगे नहीं जा सकते, इस किस्म की जो बंदिशें हैं पोलिटिकल गवर्नमेंट्स को पीछे हटना पड़ेगा। फिर मैं इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी पोलिटिकल गवर्नमेंट्स को, और बड़ी बड़ी जो पोलिटिकल फिगर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगी। सर वैसे हमारी तारीख ये कहती है कि जब कभी भी ऐसे धड़ों की पुष्टपनाही की गई और जहाँ से भी की गई वो इवेंचुअली रिटेलिएट किए, उन्होंने रिएक्ट किया, यानी वो एक वक्त पे इतने तगड़े हो गए कि वो आपके सामने खुद आगे खड़े हो गए। क्या ये मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है कि इसको यहाँ पे रोकना गया, कब ना किया गया? जानवर आए और इस किस्म के जो लोग डाकू थे, कितने इन्होंने सियासी लोगों को मारा उसके बीच में। मेरा बड़े लीडर्स के पीछे ना गए होंगे, लेकिन मिड लेवल लीडरशिप और जूनियर लीडरशिप को कैसे मारा होंगे? आपके सियासी लोग भी तो अगवा होते रहे हैं ना, क्या आ जाते हैं। उसको कभी किसने एक्सप्लेन किया कि कौन ले गया था, किसने ले गया था? ओ भाई हाल ये है हमारा कि लाड़काना से ऊपर चले जाएं आप, शहजादपुर से आगे निकलें, आप निकलें उस इलाके में, हमारे वहां पे आई हैव सीन द बेस्ट कॉफी ग्रोन देयर, ठीक है? तो कैसे हो गया वहां पे? सही, ठीक है। उनसे जब लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी बड़ा आसान है जी, साइंस आपको इजाजत देती हुई है। साईं का काम है सारा जी ना, वो नाम भी मैं जानता हूँ, बदकिस्मती है मुझ पे भी वहाँ पे फादर मोची को ख्याल ये था कि ये भी कोई एक नया बंदा आ गया हमारे इलाके में, तो ये मैं तंग करेगा ये बाद में। तो दे डिडंट नो कि भाई मैं सिविल कपड़ों में था, सिविल गाड़ी में था ये, तो मुझ पे आए सर्विस से कोई फायरिंग इसलिए हुई तो उनको ख्याल ये था कि यहाँ पे आ गए तो हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये वो इलाके हैं जहाँ पे आपके तीनों सूबे मिलते हैं जाके, ये वो इलाके हैं जहाँ से आपकी कम्युनिकेशन को इंटेंशनली डेवलप नहीं करने दिया गया। बिल्कुल। आर टू शादात कोड रोड जब मुशर्रफ ने शुरू करवाई थी, हाँ जी, जितनी रोड का हिस्सा था बन गया, 3 पुल बनाने थे, इस पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं बनाने दिए। ठीक है जी, बहुत 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 शुक्रिया सर। हमारे पास वक्त की कुछ कमी का सामना है। जनरल मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सारे ऑपरेशन में जो इस वक्त जारी है डेरा गाजी खान में राजनपुर पे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कहना ये है कि इस फोर्स के इस्तेमाल से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपनी विल दिखाएं और उसके ऊपर नेक नीयती से काम करें और इस मिनट्स को, इन दहशत गर्दों को या ये डाकू या जो भी इनको नाम दे लीजिए, इनको जड़ से उखाड़ने का तहैया कर लें। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। प्रोग्राम को वक्त पहुँच जाते हैं, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।